आप लोग नींबू चीनी का शरबत, जिसे शिकंजी के नाम से भी जाना जाता है, जरूर पिए होंगे। अब शिकंजी बनाने के प्रक्रिया में पहले हम जग में चीनी डाल दें या पहले नींबू डाल दें, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और शिकंजी हमारा वैसा ही स्वाद देगा। लेकिन अगर हम सब्जी बनाते हैं और इसमें पहले सब्जी डाल देते हैं और बाद में तेल डालते हैं, तो इससे इसमें बहुत फर्क पड़ेगा और सब्जी हमारा क्या होगा, जल जाएगा। तो किस क्रम में हम तेल डाल रहे हैं या सब्जी डाल रहे हैं या मसाला डाल रहे हैं, उससे सब्जी बनने का प्रक्रिया में फर्क पड़ता है। संख्याओं में भी हम किस क्रम में जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। और आज का कक्षा हम लोग इसी बारे में पढ़ाई करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र पिछली कक्षा में पढ़े गए पाठ्यक्रम पर। ये कुछ प्रश्न हैं, टॉपिक हैं जो कि पिछले कक्षा से संबंधित है और आपको 1 मिनट का समय देते हैं। आप इनका जवाब सोचिए और अपने नोटबुक में लिखें या कमेंट करें। आपका समय पूरा हो गया, तो एक एक करके सभी प्रश्नों में आते हैं। पहला प्रश्न है कि संख्याओं का समृद्ध या समरक नियम क्या है और यह विभिन्न संक्रिया पर कैसे लागू होता है। तो संख्याओं का समृद्ध नियम हम लोग पढ़े थे कि किसी दो संख्या, कोई दो संख्या लीजिए और उसमें आपस में जोड़ घटाव गुना भाग का संक्रिया करते हैं, तो उसी प्रकार का संख्या अगर प्राप्त होता है तो वो समृद्ध होगा या समरक नियम का पालन करेगा। अगर कोई अन्य प्रकार का संख्या का को हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दो प्राकृत संख्या है और उसमें घटाव का संक्रिया कर रहे हैं और हमें पूर्णांक संख्या मिल जा रहा है, तो वो समरक नियम का पालन नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न है कि क्यों प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या परिमेय जोड़ और गुना के लिए हमेशा समृद्ध नियम सत्य होगा या नहीं होगा। तो वो सत्य होता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। और क्यों होता है, क्योंकि जब आप संख्या रेखा पर कोई दो संख्या को जोड़ते हैं तो उस संख्या रेखा पे और दाएं तरफ आगे बढ़ जाएगा, तो उससे वो उस समृद्ध नियम को पालन करेगा और गुना करने पर भी उतनी बार वो आपस में गुना करके दाएं तरफ जाएगा, तो वो उसी संख्या का जो दायरा है उसी में एक नया संख्या प्राप्त होगा। तो यह सत्य होगा। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में परिमेय संख्या समृद्ध नियम का पालन नहीं करेगा। तो हम लोग ने पढ़ा था, सिर्फ जब संख्या 0 से हम किसी परिमेय संख्या को विभाजित करने का प्रयास करेंगे तो ये समृद्ध नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि संख्या 0 से हम जब किसी भी संख्या को हम विभाजित करेंगे तो वो परिभाषित ही नहीं है। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि 8 भागे 2 करते हैं और बराबर 4 मिलता है। इसका मतलब क्या है, 2 गुना 4 बराबर 8। तो 0 को किसी संख्या से आप प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। शून्य को किसी भी संख्या से प्राप्त गुना करने पर आपको शून्य प्राप्त होगा। तो शून्य
को आप किसी दूसरे संख्या से प्राप्त करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पर कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है, तो 5 प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो इसलिए जब ऐसी परिस्थिति होगी कि शून्य से विभाजित करना पड़ेगा, तो परिमेय संख्या समृद्ध नियम का पालन नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि क्या परिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या से को भाग देने पर हमें अन्य प्रकार का संख्या प्राप्त हो सकता है, प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो सकता है, या कोई अन्य प्रकार का? तो हो सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि 6 है और उसको आप भाग दे रहे हैं 2/3 से, तो इसका मतलब हुआ 6 2/3 बराबर 6 गुना 3/2 यानी कि 9। तो 9 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 6 प्राकृतिक संख्या भी था और परिमेय संख्या भी था, उसको एक परिमेय संख्या 2/3 से भाग दिए तो हमें 9 प्राप्त हुआ। तो एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से भाग देने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो सकता है। अब आज की कक्षा का शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्रम विनिमय पढ़ेंगे। क्रम विनिमयता क्या होता है? क्रम विनिमय, विनिमय मतलब अदला बदली, मतलब कोई संख्या है, दो संख्या, और उसका क्रम में अगर हम अदल बदल करते हैं तो उससे क्या उसके परिणाम पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसी के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। इंग्लिश में इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, और कम्यूटेटिव शब्द जो है लैटिन शब्द कम्यूटेर से जनरेट हुआ है, जिसका मतलब होता है इंटरचेंज, और हिंदी में उसको अदला बदली कहते हैं और उसके लिए विनिमय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि जैसे कि दो प्राकृतिक संख्या ले लीजिए और उसमें कोई संक्रिया कीजिए और उसका क्रम अदल बदल करते हैं, तो क्या हमें वही संख्या प्राप्त होगा या कोई अलग संख्या प्राप्त होगा, इसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ाई करेंगे। तो क्रम विनिमय क्या है? जैसे कि मान लिया जाए कि ये दो आकृति रखा हुआ है, इनके क्रम बदलने से क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसको नीचे रख रहे हैं, इसको ऊपर रख रहे हैं, तो वही बात होगा, या इसको नीचे रखेंगे उसको ऊपर रखेंगे वही बात होगा? एक ही बात होगा? नहीं होगा, तो अलग अलग बात होगा। हालांकि इसको नीचे रखेंगे इसके ऊपर रखेंगे तो वो रखना संभव ही नहीं हो पाएगा। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग परिस्थिति में संख्याओं का संक्रिया करें तो हमें वो संक्रिया संभव ही ना हो, उसका अगर हम अदला बदली करें तो वो संभव ही नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम 0 को 5 से भाग दे सकते हैं तो 0 प्राप्त होगा, लेकिन 5 को हम 0 से भाग नहीं दे सकते, ये परिभाषित नहीं है। तो इस तरह इसका क्रम अगर हम बदलेंगे तो वो संभव ही नहीं है कि इस कोण पर ये रखा जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दो आकृति का क्रम हम बदलते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और इस नोकेले से कोण पर यह क्यूब आकृति नहीं रखा जा सकता है। तो यही सब चीज हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या क्रम बदलने से वही परिणाम मिलेगा या कुछ और परिणाम मिलेगा, और क्या ऐसा भी हो सकता है क्रम बदलने से वो की संक्रिया करना संभव ही ना रहे। तो इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और क्रम विनिमय सभी संख्याओं में जोड़ और गुना के लिए संभव है, लेकिन घटाव और भाग के लिए वह लागू नहीं हो पाता है। और कैसे नहीं होता है, इसी के बारे में जानने के लिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे होता है या नहीं होता है।
इस अध्याय में हम लोग कोई दो संख्या लेंगे, जैसे कि कोई संख्या a हो गया या b हो गया और उसका क्रम बदलेंगे कि पहले a ले लिए, फिर b लिए और दूसरी बार b लिए और a लिए। और यह हम लोग देखेंगे कि इसके क्रम बदलने से इसमें कोई संख्या करते हैं, जोड़ का, घटाव का, गुना का, भाग का, तो वो वही परिणाम देता है या अलग देता है। अगर वो वही परिणाम देता है तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, और अगर वो परिणाम नहीं देता है, बराबर नहीं रहता है, तो वो क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर जोड़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जोड़ ही रहेगा, और यहाँ पर जब गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर गुना रहेगा। यहाँ पर अगर व्यकलन कर रहे हैं यहाँ व्यकलन होगा, यहाँ पर भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर भी भाग होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या। जैसे कि यहाँ पर दो संख्या हम ले रहे हैं 3 और 8, 3 और 8, और इन दोनों को जोड़ते हैं। 3 में 8 जोड़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम हैं और यहाँ से हम 8 कदम आगे बढ़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहाँ पर पहुँचे, 11 पर पहुँचे। अब यही दो संख्या का हम क्रम बदलते हैं, मतलब हम मानते हैं कि हम 8 पर हैं और यहाँ से 3 कदम आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, तो भी हम कहाँ पहुँचे, 11 पर पहुँचे। तो क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और हम लोग दोनों विधि से कहाँ पर पहुँच रहे हैं, 11 पर ही पहुँच रहे हैं। चाहे हम 3 जोड़ 8 करें, चाहे हम 8 जोड़ 3 करें, तो हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, क्रम विनिमय नियम सत्य है। व्यकलन के मामले में क्रम विनिमय नियम जानने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम के बारे में जानते हैं। योज्य प्रतिलोम को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या हम लेते हैं, उसमें एक ऐसा संख्या जोड़ा जाए कि शून्य प्राप्त हो जाए। तो यह कैसे होगा, यह समझने से पहले हम दो उदाहरण देखते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर दो बच्चे झूला झूल रहे हैं, तो यह एकदम सीधे बैलेंस की स्थिति में कब रहेगा, जब इधर भी उतना ही वजन रहे जितना इधर वजन रहे, दोनों बच्चों का वजन बराबर रहे, तब ये झूला एकदम बराबर की स्थिति में रहेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जब हम लोग सब्जी खरीदते हैं तो इधर जितना वजन रख रहे हैं दूसरे तरफ उतना ही सब्जी हम रखते हैं, तो कांटा क्या होता है, एकदम मध्य में रहता है, बीच में रहता है। अब आते हैं संख्या पर। जैसे कि कोई संख्या आप लीजिए, मान लीजिए कि हम 4 पर हैं और हमें शून्य पर पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 कदम बाएं की तरफ जाना पड़ेगा। बाएं की तरफ जाना मतलब निगेटिव, ऋणात्मक। तो 4 में अगर हम -4 जोड़ते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होगा। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए -2 पर हैं और हमें शून्य पर पहुंचना है, तो हमें क्या होगा, 2 कदम दाएं की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब -2 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हम शून्य के पास पहुंचेंगे। यह कॉन्सेप्ट समझने से व्यकलन के मामले में क्रम विनिमयता आप और गहराई से समझेंगे। अब प्राकृत संख्या में व्यकलन, जैसे कि मान लीजिए आप 4 पर हैं
और आप उसमें 6 घटा रहे हैं, मतलब 6 कदम बाएं की तरफ जाना है। बाएं की तरफ जाना है तो आप कहाँ पहुंचेंगे? 1 2 3 4 5 6 -2 पर पहुंचे। और यही दो संख्या 6 और 4 जो है इसका क्रम हम बदल दें कि पहले मान लिया जाए कि हम 6 पर हैं और तब हम इसमें 4 घटा रहे हैं, तो 6 से हम 4 कदम पीछे जाएं, तो यहां से 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, तो हम कहां पर पहुंचे? 2 पर पहुंचे। तो 4 में अगर हम 6 घटा रहे हैं तो -2 पर पहुंच रहे हैं, और 4 में अगर 6 घटा रहे हैं तो -2 पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर 6 में 4 घटा रहे हैं तो हम 2 पर पहुंच रहे हैं। तो -2 और 2 चूंकि बराबर नहीं है, तो व्यकलन के मामले में प्राकृत संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज यहां गौर करने वाली है कि -2 और 2 जो है आपस में योज्य प्रतिलोम है। -2 + 2 अगर हम करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन तो नहीं कर रही है, लेकिन इनसे जो परिणाम मिल रहा है, ये दो संख्या का क्रम बदलने से जो हमें 2 परिणाम मिल रहा है, वो 2 परिणाम को अगर हम आपस में जोड़ें, 4 - 6 जोड़ने पर -2 मिला, 6 - 4 जोड़ने पर 2 मिला, और इस -2 और 2 को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। इसलिए इनके परिणाम जो हैं आपस में योज्य प्रतिलोम होंगे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी दो संख्या ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि a है, -b कर रहे हैं, और अगर आपको c मिल रहा है, और दूसरा संख्या है अगर फिर से b - a कर रहे हैं और d मिल रहा है, तो कुछ इस प्रकार से होगा कि c और d को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 0 होगा। क्यों होगा इसको भी देख लेते हैं। c मतलब a - b और d मतलब b - a, तो b + b कट गया और +a - a कट गया, क्या बचा? 0 बचा। तो हमेशा इनके जो परिणाम होंगे c और d वो आपस में योज्य प्रतिलोम होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। अब गुना देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 × 3, मतलब क्या हुआ? संख्या 5 को आपस में गुना करना है, कितनी बार? 3 बार। तो 5 फिर एक बार 5 कदम, फिर एक बार और 5 कदम, तुम कहां पर पहुंचेंगे? 15 पर पहुंचेंगे। तो 5 × 3 15 हुआ। अब ये संख्याओं का क्रम हम बदल दें और 3 × 5 करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 पर हैं और हम 3 को 5 बार आपस में गुना करें, मतलब 3 + 3 + 3 + 3 + 3। गुना दरअसल में जोड़ ही है कि 3 × 5 को हम कर सकते हैं, 3 को आपस में जोड़िए, कितनी बार जोड़िए? 5 बार जोड़िए। तो हम यहां पर हैं, 3 पर हैं, और हमको कितनी बार आगे बढ़ना है? 5 बार बढ़ना है, 3 कदम। एक बार, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, फिर चौथे बार, फिर 5वें बार। तो कहां पर पहुंचे? 15 पर ही पहुंचे। तो चाहे हम 5 × 3 करें, चाहे हम 3 × 5 करें, परिणाम हमें वही मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या गुणन के मामले में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब भाग के मामले में क्रम विनिमय देखने से पहले हम लोग व्युत्क्रम प्रतिलोम के बारे में थोड़ा जानते हैं। व्युत्क्रम प्रतिलोम क्या है कि कोई संख्या है, उसको ऐसे संख्या से आप गुणा करें कि संख्या 1 प्राप्त हो।
अब इसको समझने से पहले एक ये काल्पनिक चित्र लेते हैं, जिसमें कि कल्पना कीजिए कि इधर कोई वजन रखा पड़ा है और दूसरी तरफ उससे ज़्यादा बड़ा वजन रखा पड़ा है। कुछ इस प्रकार से है कि ये दोनों वजन रखने से ये बैलेंस की स्थिति में रहता है, और बैलेंस मतलब एक मान लीजिए कि मान दे रहा है। और ये कब होगा? ये तब होगा जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि मान लिया जाए कि इसका वजन है 1/3 और इसका वजन है 3। तो 1/3 अगर आप करते हैं को 3 से अगर गुना करते हैं तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो कुछ इस प्रकार का है, या ये एक कल्पना के तौर पर लीजिए। तो ये दोनों मिलकर एक ऐसा टीम बन रहा है, एक ऐसा जोड़ी बन रहा है कि ये दोनों एक परिणाम दे रहा है। तो क्रम विनिमय जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भाग के मामले में, उसमें कुछ ऐसा संख्या हमें परिणाम के तौर पे प्राप्त होगा कि दोनों को आपस में अगर हम उस परिणाम को गुणा करेंगे तो वो संख्या 1 हमें देगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ कि अगर हम उन दो संख्याओं को आपस में गुणा करें तो संख्या हमें एक परिणाम के तौर पे मिलेगा। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना बहुत ही सरल है। कोई भी संख्या अगर आप लेते हैं a, तो उस संख्या को एक के साथ भिन्न बना लें। जैसे कि a है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a। कोई भी संख्या पर ये लागू होगा तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्योंकि अब हम a गुना ये करेंगे तो a कट जाएगा और हमें 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि संख्या शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य को किसी भी चीज से गुना करें हम 1 प्राप्त नहीं होगा। शून्य को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। और दूसरा गौर करने वाला बात यह है कि अगर कोई संख्या 1 से बड़ा है, जैसे कि 0, 1 और इधर कोई भी संख्या है, मान लिया जाए कि 4 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0 और 1 के बीच में ही होगा हमेशा। क्यों? 4 अगर है और उसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लेते हैं तो वो क्या होगा? 1/4 होगा, और 1/4 0 और 1 के बीच में होगा, और ये कट के 1 हुआ। और इसका मतलब भी समझिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर 1/4 हुआ। इसका मतलब क्या? 1/4 को आप आपस में 4 बार गुना करें, 1/4 हिस्सा हो गया, फिर दूसरे बार गुना करेंगे तो आप 2/4 पर पहुंचेंगे, फिर 3/4 पे, फिर 4/4 यानी कि 1 पर पहुंचेंगे। तो उसको आप आपस में 4 बार गुना करेंगे तो आप 1 पर पहुंचेंगे। उसी तरह से अगर कोई संख्या -1 से छोटा है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 0 और -1 के मध्य में आएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि -2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -2 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/2, जो कि 0 और -1 के मध्य में है। और ये कटकर कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस प्लस हुआ, इस तरह से। तो इसका जानकारी रखने पर आप भाग के मामले में क्रम विनिमयता नियम को और गहराई से समझ पाएंगे। यहाँ पर संख्या रेखा पे देख सकते हैं, जैसे कि संख्या 2 है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है, जैसा कि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले चर्चा भी किए। उसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर हैं और 1/2 को अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं तो हम कहाँ पर पहुंच जा रहे हैं? हम 1 पर पहुंच जा रहे हैं। और उसी तरह से नेगेटिव संख्या अगर हम -5/2 लेते हैं यहाँ पर,
तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2 बटा -5। कोई भी संख्या आप a लेते हैं तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 बटा a होगा। उसका एक ऊपर रखें और उस संख्या को नीचे रखें, अंश पर रखें एक और उस संख्या को हर पर रख दें, तो आपको उसका गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। तो -5/2 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमें निकालना था तो हम क्या करेंगे? हम 1 बटा -5/2 लिखेंगे। तो इससे क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे रह जाएगा, जो कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। और 5/2 -5/2 को अगर हम -5/2 को अगर हम 2 बटा -5 से गुना करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग संख्या रेखा पर भी समझते हैं। -5/2 क्या हुआ? -5/2 को हम कह सकते हैं कि -2 1/2, यानी कि 0 से -2 तक और फिर इस पर -½ यानी कि यहां पर, तो ये हुआ -5/2। अब 2 बटा -5 को हम कह सकते हैं -2/5 और इसको हम कह सकते हैं कि -2 गुना 1/5। अब इस चीज को संख्या रेखा पर समझें कि इसका मतलब हुआ कि 0 और -1 के दूरी को हम 5 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ें। पहला हिस्सा जो हो जाएगा -1/5 होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा -2/5 होगा। अब ये संख्या को और इस संख्या को अगर हम आपस में गुना करेंगे तो -2/5 मतलब इतना दूरी और -5/2 मतलब 2.5, तो इसको 2.5 गुना बढ़ना है। एक कदम, फिर इतना बार 2 दूरी और इतना बार और फिर 2 दूरी नहीं, एक बार दूरी, तो हम कहां पर पहुंचेंगे? -1 पर। लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन भी है तो हम यहां पर ना आकर हम यहां पर आ जाएंगे। तो इस तरह से इन दो संख्याओं को गुना करने पर -5/2 और 2 बटा -5 इन दोनों को गुना करने पर हमें संख्या 1 प्राप्त होगा। इसलिए -5/2 और 2 बटा -5 ये आपस में गुणात्मक प्रतिलोम है। अब हम लोग देखते हैं कि भाग के मामले में किस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम का भूमिका आता है, कहां पर यह चीज को देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम संख्या लेते हैं 1 और 4, तो 1 को अगर हम 4 से भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1/4, यानी कि 0 और 1 के मध्य के दूरी को हम 4 बराबर हिस्सों में तोड़ें तो हम 1/4 यहाँ पर पहुंचे। अब यह क्रम अगर हम बदल दें तो 4/1 अगर हम करते हैं तो हम 4 पर पहुंचते हैं। तो 1/4 और 4 आपस में बराबर तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। तो यह क्रम विनिमय नियम का तो पालन नहीं कर रहा है, क्रम विनिमय नियम इसके लिए सत्य नहीं है। लेकिन एक चीज यह हो रहा है कि इन दो संख्याओं को आपस में गुना करते हैं, अगर 1/4 को और 4 को आपस में गुना करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो 1/4 और 4 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्या भाग के मामले में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। लेकिन इससे जो परिणाम मिला वो परिणाम आपस में गुना करने पर हमें संख्या 1 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी संख्या a है और उसको अगर हम b से भाग दे रहे हैं तो अगर c मिल रहा है और फिर इसका क्रम हम बदल दें
कि b भागे अगर a हम कर रहे हैं और d प्राप्त हो रहा है, तो c और d आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन c और d को आपस में गुना करें तो हमें 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर a और b दोनों में से कोई शून्य नहीं होना चाहिए। प्राकृत संख्या में तो वैसे भी 1 से ही शुरू होता है, तो इसमें वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जैसे कि है a और b पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या के मामले में शून्य नहीं हो सकता, तो उसके क्रम बदलने से 0 से विभाजित करने पर वो परिभाषित ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ऐसे भी देख लेते हैं हम लोग अलजेब्रा के फॉर्म में। हम लोग नंबर लाइन पे तो देख ही लिए, अब अलजेब्रा में भी देख लेते हैं कि a भागे b कर रहे हैं तो हमें c मिल रहा है, और b भागे a कर रहे हैं d मिल रहा है। अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, c मतलब क्या हुआ a बटा b, और d मतलब क्या हुआ b बटा a। तो इसको इस तरह से अगर हम कटाएं तो क्या हुआ, 1 प्राप्त हुआ। क्रम विनिमय नियम का तो पालन नहीं कर रहा है, लेकिन ये दो संख्या के क्रम बदलने से, आगे पीछे करने से जो दो संख्या हमें प्राप्त हो रहा है, वो संख्या c और d वो आपस में गुना करें तो हमें हमेशा 1 प्राप्त होगा। तो यह दो परिणाम जो है आपस में क्या होंगे, वो गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। अब जो हम लोगों ने प्राकृत संख्या के मामले में क्रम विनिमय नियम देखा, उसका एक यहाँ पर समरी। तो योग के मामले में क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, भाग के गुणा घटाव के मामले में पालन नहीं होगा, गुना में पालन होगा और भाग में नहीं होगा। तो यह चाहे तो आप समरी के तौर पर नोट कर सकते हैं। अब हम लोग पूर्ण संख्या के मामले में देखेंगे क्रम विनिमय नियम का कैसे पालन होता है। जैसे कि योग लेते हैं, शून्य में अगर हम 6 जोड़े तो मतलब कहाँ हम पहुंचेंगे, हम 6 कदम आगे पहुंचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, 6 पर पहुंचेंगे। अब इसका क्रम बदलते हैं, मतलब हम 6 पर हैं और इसमें शून्य जोड़ते हैं, मतलब कुछ नहीं जोड़ते हैं तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे, 6 पर ही रह जाएंगे। तो इसके क्रम बदलने से हम जो मंजिल पर पहुंचे उस पर क्या फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। हम पहले भी 6 पर पहुंच रहे थे, अब भी 6 पर पहुंच रहे हैं। तो योग के मामले में क्रम विनिमय नियम सत्य होगा। अब व्यकलन में देखते हैं, पूर्ण संख्या 8 में अगर हम 2 घटा रहे हैं, मतलब 2 कदम हम पीछे जा रहे हैं, तो हम कहाँ पहुंचे, हम 6 पर पहुंचे। अब इसका क्रम बदल रहे हैं कि हम 2 पर हैं और यहां पर हम 8 घटा रहे हैं, मतलब यहां से 8 कदम पीछे हट रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहां पर पहुंचे, -6 पर पहुंच गए। पहले हम कहां पर पहुंच रहे थे, 6 पर, और क्रम बदलने से कहां पर पहुंचे, -6 पे। तो 6 और -6 बराबर है, नहीं है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है पूर्ण संख्या। लेकिन 6 और -6 को आपस में अगर आप जोड़ रहे हैं तो आपको 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये आपस में योज्य प्रतिलोम हैं, लेकिन ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। अब आपको हर बार इस तरह से संख्या रेखा पे कदम आगे पीछे करके नहीं देखना है। यह सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप उसको कल्पना कर सके, समझ सकें कि संख्या रेखा पर चीजें कैसे हो रही है। और इस तरह से अगर आप समझे रखेंगे तो आप सिर्फ संख्या रेखा देखकर ही आप कल्पना कर लेंगे और आपको स्मरण हो जाएगा कि इसमें क्या हो रहा था, ये किस नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा।
गुना में देखते हैं, 5 गुना शून्य अगर हम करते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? शून्य पर। क्यों? 5 गुना शून्य का मतलब क्या है? 5 को गुना करो आपस में, कितने बार करो गुना? एक भी बार गुना नहीं करो, शून्य बार गुना करो। एक भी बार गुना नहीं करो तो यहीं पर हम रह जाएंगे, शून्य पर ही रह जाएंगे, यहीं पर पहुंच जाएंगे हम सीधे। एक बार गुना करते कम से कम तो हम 5 पर पहुंचते, अब एक भी बार गुना नहीं करना है तो हम शून्य पर रह जाएंगे। ठीक, अब दूसरा लेते हैं, शून्य को गुना करो, कितने बार गुना करो? 5 बार गुना करो। शून्य क्या है? कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो उसको 5 बार गुना कर दिए या 50 बार गुना कर दिए, आप वहीं पर रह जाएंगे। तो गुना के मामले में आप देख रहे हैं कि क्रम बदलने से उसके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए पूर्ण संख्या के मामले में गुना में क्रम विनिमय नियम सत्य है। अब भाग में देखते हैं, जैसे कि 4 भागे 5 है, यानी कि यह जो दूरी है 4, इसको 5, ये पूरा दूरी को 5 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। 5 बराबर बराबर हिस्से, तो एक हिस्सा कितना आएगा? 4/5। और 4/5 है क्या? इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ये हो गया कि आपका ये जो दूरी है इसको 5 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, और तो वो कितना हुआ? एक हिस्सा कितना हुआ? 1/5। और इस तरह का 4 हिस्सा अगर हुआ, 1 2 3 4, तो चौथा हिस्सा पे अगर आप पहुंचते थे 4/5 हुआ। 4/5 को इस तरह समझ सकते हैं, और 4/5 को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पूरा दूरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस हिस्से को आप 5 बराबर हिस्सों में बांटिए, एक हिस्सा जो होगा वो 4/5 होगा। तो एक हिस्सा ये 4/5 हुआ, तो ये हुआ 4/5। अब 5 भागे 4 मतलब क्या हुआ? ये पूरा 5 है, ये 5 को आप 4 हिस्सों में बांटिए। पहले आप ये 5 को आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर 4 भागे 5 में आप 5 नहीं, यहाँ 4 तक का दूरी लेंगे। 4 तक का दूरी को आप 5 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, और 5 भागे 4 मतलब यहाँ से लेकर 5 तक का दूरी को आप 5 तक की दूरी को आप 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। इस तरह से समझिए, फिर से समझते हैं। 4 भागे 5 मतलब यहां से लेकर 4 तक की दूरी को आप 5 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो एक हिस्सा क्या हुआ? आपका 4/5 हुआ। और 4/5 क्या है? 1 से कम है। और इसको संख्या रेखा पे इस तरह समझ सकते हैं कि 0 से 1 तक का दूरी को आप 5 बराबर हिस्सों में बांटिए, तो पहला हिस्सा हुआ 1/5, तो चौथा हिस्सा हो गया 4/5। अब 5 भागे 4 का मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर 5 तक का दूरी को अब 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, एक हिस्सा क्या होगा? 5/4 होगा। और 5/4 को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5/4 बराबर हो जाएगा 4 1/4, 1/4। एक 1/4, यानी कि यहां से 1 तक का दूरी, और फिर 1 से 2 का दूरी को आप 4 बराबर हिस्सों में तोड़िए, और पहला हिस्सा जो हुआ 1/4 हुआ, तो ये पूरा हो गया आपका 5/4। अब साफ दिख रहा है कि एक संख्या तो इसमें 1 से छोटा है, दूसरा संख्या 1 से बड़ा है, दोनों आपस में बराबर हो सकता है? वो आपस में कहीं बराबर नहीं होगा। तो क्रम विनिमय नियम का पालन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों संख्या में एक खास बात है, इन दोनों संख्या को अगर आपस में आप गुना करते हैं, 4/5 गुना 5/4 करते हैं, इनको आपस में आप गुना करते हैं तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है, लेकिन ये गुणात्मक प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है। अब पूर्ण संख्या के मामले में जो हम लोग पढ़े, उनका एक समरी हम यहां पर देख सकते हैं कि योग के मामले में क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, व्यकलन में नहीं कर रहा है, गुणा में कर रहा है,
और भाग में नहीं कर रहा है। तो यह आप नोट कर सकते हैं। अब पूर्णांक में देखते हैं कि योग के मामले में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए हम -5 पर हैं और उस पर 4 जोड़े, मतलब 4 कदम हम दाएं की तरफ आए तो हम कहाँ पर पहुंचे, -1 पर। और हम 4 पर हैं और यहाँ पर हम -5 जोड़े, तो -5 जोड़े मतलब 5 कदम पीछे गए तो हम कहाँ पर पहुंचे, फिर से -1 पे। तो इन दो संख्याओं का क्रम बदलने से इनके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पूर्णांक के मामले में योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, सत्य है। व्यकलन, जैसे कि -8 पर अगर हम हैं और यहाँ पर हम इसमें 3 घटाएं तो हम 3 कदम और पीछे चले जाएंगे, हम -11 पर पहुंच जाएंगे। अब अगर हम 3 पर हैं और इसमें हम -8 घटाएं, 3 एक धनात्मक संख्या है, उसमें हम -8 घटा रहे हैं, तो -8 घटाना मतलब 8 हम माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 हम दाएं की तरफ चले जाएंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 11 पर पहुंच जाएंगे। तो एक में हम -11 पर पहुंच रहे हैं और क्रम बदलने से हम एक में हम 11 की तरफ पहुंच रहे हैं, एक में और दूसरे में हम -11 की तरफ में पहुंच रहे हैं। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन -11 और 11 को आपस में जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह दोनों संख्या योज्य प्रतिलोम है। अब देखते हैं गुणा के मामले में पूर्णांक संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि हम मान लिया जाए कि -4 पर है और उसमें 5 गुना कर रहे हैं, तो -4 गुना 5 मतलब -4 और 5 बार और -4 पीछे, तो -20 पर हम पहुंच जाएंगे इधर कहीं, ठीक। और 5 गुना -4 कर रहे हैं तो 5 पर हैं और इस तरह समझ लिए 5 गुना 4 कीजिए तो आप 20 पर पहुंचे और फिर माइनस साइन लगा दिए तो आप -20 पर पहुंच गए। तो इसके क्रम बदलने से परिणाम में फर्क नहीं पड़ा और ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। भाग में देखते हैं, जैसे कि 6 पर हैं और 6 को हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 6 भागे 2 कितना मिला, 3। और इसका क्रम अगर हम बदल देते हैं तो 2 भागे 6 कितना मिला, 1/3, मतलब 2 भागे 6 2/6 हुआ, इसको कटा दे रहे हैं तो कितना हुआ, 1/3। 1/3 यानी 0 और 1 के मध्य का दूरी को हम 3 बराबर हिस्सों में बांटे और पहला हिस्सा 1/3 इसका परिणाम हुआ। तो एक में हमें 6 भागे 2 करने पर हमें 3 मिल रहा है और इसका क्रम अगर हम बदल दे रहे हैं तो हमें 1/3 मिल रहा है। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम 3 गुना 1/3 करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये व्युत्क्रम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। अब पूर्णांक संख्या के मामले में हम लोग योग, व्यकलन, गुणा और भाग का जो संक्रिया देखें वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, इसका एक समरी देख लेते हैं। तो योग में कर रही है, व्यकलन में नहीं कर रही है, गुणा में कर रही है, भाग में नहीं कर रही है। तो इसका आप लोग समरी नोट कर सकते हैं।
परिमेय संख्या में देखते हैं, जैसे कि -5/4, -5/4 कहाँ पर होगा? आपका इन दोनों के बीच में होगा। -5/4 को आप इस तरह समझ सकते हैं, -5/4 यानी कि -1 1/4। तो -1 का दूरी ये हो गया, और इन दोनों के बीच के दूरी को अगर 4 बराबर हिस्सों में तोड़ें तो ये 1/4, तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक -5/4। ठीक, 7/8 यानी कि 0 और 1 की दूरी को 8 बराबर हिस्सों में तोड़ें तो एक हिस्सा 1/8 होगा और 7वां हिस्सा 7/8 होगा। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, यह देखें। तो इन 4 और 8 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो 8 होता है, और फिर 4 को 8 से भाग दें तो 2, 2 गुना 5 -10, और 8 को फिर 8 से भाग दें 1 हुआ, 1 को 7 से गुना करें तो 7 हुआ। तो कितना हो जा रहा है हमें? -3/8। और इसका क्रम बदलने पर जो संख्या प्राप्त हुआ उसको देखते हैं, 7/8 और -5/4। तो 8 और 4 का फिर से लघुत्तम 8 हो गया, और 8 को 8 से भाग दिए, और फिर 1 मिला, 1 को 7 से गुना किए 7, 4 को 8 से भाग दिए, 2 मिला, 2 को -5 से गुना किए तो -10, तो हमें क्या मिला? -3/8। तो दोनों मामले में हमें क्या मिला? -3/8। तो क्रम बदलने से परिणाम में कोई फर्क नहीं मिला, इसीलिए परिमेय संख्या जो है योग के मामले में क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। अब व्यकलन में देखते हैं। पाँच बटा चार यहां पर हो जाएगा, ये एक 5/4 मतलब क्या हुआ? यह हुआ। तो 1 और 2 की दूरी को 4 बराबर हिस्से में तोड़िए, और पहला हिस्सा हो गया 1/4, तो यहां से लेकर यहां तक का दूरी 5/4। उसमें 7/16 को घटाना है। 7/16 यानी कि 0 और 1 की दूरी को अगर हम 16 बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं तो 7वां हिस्सा जो होगा वो 7/16 होगा। इतना दूरी को घटाना है। तो देखते हैं कितना मिलता है। 4 और 16 का लघुत्तम 16। 4 को 16 से भाग दिए 4, 4 को 5 से गुना किए 20, 16 को 16 से भाग दिए 1, 1 को 7 से गुना किए 7, -7 है तो इसलिए -7, तो 13/16। अब क्रम बदल दिए तो 16 और 4 का फिर से लघुत्तम 16, 16 को 16 से भाग दिए 1, 1 को -7 से गुना किए -7, 4 को फिर से 16 से भाग दिए 4, 4 को फिर 5 से गुना किए तो 20, माइनस साइन है तो -20, -27। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर -7/16 नहीं, ये 7/16 होगा, क्योंकि क्रम बदल रहे हैं तो साइन के साथ नहीं, सिर्फ क्रम बदल रहे हैं। तो 7/16 में -5/4, तो यहाँ पर +7 होगा, माइनस साइन के साथ नहीं होगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया -13/16। तो 13/16 और -13/16 दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों संख्या को अगर आपस में जोड़ें 13/16 प्लस -13/16, तो ये कितना हो जाएगा? 16, 13 - 13, तो शून्य हो जाएगा। तो ये क्या है? आपस में योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है, लेकिन आपस में योज्य प्रतिलोम है।
अब गुना में देखते हैं, जैसे कि -6/5 एक संख्या लिए और उसमें -3/7 हम गुना करते हैं। -6/5 -3/7 तो कितना हो गया? 35 और 6 गुना 3 18 और माइनस माइनस प्लस होता है तो 18/35। तो -6/5 संख्या रेखा पर भी समझ लेते हैं कहाँ होगा। -6/5 यानी कि हो गया -1 1/5। तो -1 और तक हम पहुंच गए। अब ये दोनों -1 और 2 के बीच की दूरी को आप 5 बराबर हिस्सों में जोड़िए तो पहला हिस्सा जो होगा वो 1/5 होगा। यहां से यहां तक का दूरी होगा आपका -6/5, 0 से लेकर, ठीक। -3/7 क्या होगा? 0 और 1 -1 के बीच की दूरी को 7 बराबर हिस्से में तोड़िए तो तीसरा हिस्सा तक जब आप पहुंचेंगे तो -3/7 होगा। दोनों के गुना करने पर जो हमको परिणाम मिला था 35 और ऊपर 18, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 के दूरी को 35 बराबर हिस्सों में तोड़िए तो यहां से लेकर 18वां दूरी पर जो आप पहुंचेंगे वो 18/35 को। तो अब क्रम बदल रहे हैं तो फिर से क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी 7 गुना 5 35 और 3 गुना 6, पहले कर रहे थे 6 गुना 3, अब कर रहे हैं 3 गुना 6, 18 ही हो रहा है फिर से, और माइनस माइनस प्लस। तो गुना के मामले में परिमेय संख्या का क्रम बदलने से उसके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। अब भाग में देखते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है -4/5। -4/5 क्या हुआ, 0 और -1 की दूरी को 5 बराबर हिस्सों में तोड़िए तो चौथा दूरी पर जब हम पहुंचेंगे तो वो क्या होगा, -4/5। 3/7 क्या हुआ, 0 और 1 की दूरी को 7 बराबर हिस्सों में तोड़िए तो तीसरे दूरी पर जब हम पहुंचते हैं तो वो 3/7 होगा। अब दोनों को भाग करके देख लेते हैं कि क्या मिलता है। जब आप -4/5 भाग दे रहे हैं 3/7 से, इसका मतलब क्या हुआ कि -4/5 गुना 3 और 7 ऊपर चला गया, इससे क्या मिला, -28/15। ये आपको परिणाम मिला। अब इसका क्रम बदल देते हैं। 3/7 भाग दे रहे हैं -4/5 से, इसका मतलब क्या हुआ, 3/7 भागे -4 और बटा 5 बराबर हो जाएगा 3/7, नीचे में -4 और ऊपर चला गया 5, तो आपको प्राप्त होता है 15/-28। तो -15/28। क्या ये दोनों संख्या बराबर है? नहीं है बराबर, लेकिन इन दोनों का अगर आप आपस में गुना करते हैं, -28/15 गुना अगर आप करते हैं -15/28 तो दोनों को गुना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, आपको दोनों को गुना करने पर 1 प्राप्त होगा। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है, लेकिन ये दोनों क्या है, व्युत्क्रम है, गुणात्मक प्रतिलोम है ये दो संख्या। और -28/15 का भी मतलब समझ लीजिए। -28/15 क्या हुआ, -28/15, इसको आप कह सकते हैं 28/15 समझिए तो आप -28/15 भी समझ जाएंगे। इसका मतलब हुआ 1 13/15, 1 13/15। तो 0 से 1 तक आप आइए और फिर 1 से 2 तक का दूरी को 15 बराबर हिस्सों में तोड़ें और 13वां हिस्सा पर जब आप पहुंचेंगे तो ये 13/15 होगा और
शून्य से अगर आप ये पूरा ले लेते हैं तो ये 28/15 होगा। और इतना ही दूरी अगर आप बाएं तरफ जाते हैं, शून्य से बाएं तरफ इतना दूरी, तो आप -28/15 हो जाएगा। उसी तरह से -28/15 तो हो गया। अब है -15/18 जो इसका परिणाम आया था नीचे वाले का। -15/28 का मतलब क्या हुआ कि शून्य और -1 का दूरी को 28 बराबर टुकड़ों में तोड़ें और 15वां हिस्सा जब आप पहुंचेंगे तो -15/28 होगा। तो ये जो संख्या रेखा पर आपको इस तरह से बता रहे हैं, यह सिर्फ आपके समझ को गहरा करने के लिए, कि आप कल्पना कर सकें कि किस तरह से चीजें हो रही हैं संख्या रेखा पर, किस तरह से कौन संख्या पर क्या संक्रिया किए तो हम कहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह से परिणाम मिल रहा है। इस तरह से आपको हर संख्या के लिए करके नहीं देखना है, लेकिन आपको एक समझ होना चाहिए कि किस तरह से क्या हो रहा है, तब आप चीजों को लंबे समय तक और अच्छी तरह से स्मरण रख पाएंगे। तो जो हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्या के मामले में, उसका एक समरी। योग के मामले में क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, व्यकलन में नहीं कर रही है, गुणा में कर रही है, और भाग में नहीं कर रही है। तो यह समरी आप नोट कर सकते हैं। अगले कक्षा में आने से पहले आप इन संख्याओं के साथ अभ्यास करें और देखें कि ये संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और संख्या रेखा पर भी समझें कि ये क्रम बदलने से संख्या जो हमें प्राप्त होगा वो कहां पर प्राप्त हो रहा है, उसका स्थान बदल जा रहा है या वही रह रहा है। और यह करने के बाद जो नीचे तालिका दिया गया है उसमें आप इस चीज को भरें कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगी तो हाँ लिखें, और अगर नहीं कर रही हैं तो नहीं लिखें, और इसको आप नोट करें और अगली कक्षा में इसको बना कर लाएं। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें और अगली कक्षा में बना कर आएं। आप विषय को अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तभी आप उसको गहराई से समझ पाएंगे। बिना अभ्यास के आप विषय को नहीं सीख पाएंगे। और इसमें अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप दोबारा पुनः वीडियो को देखें या अपने सहपाठी या शिक्षक से चर्चा करें ताकि आप विषय को अच्छी तरह सीख सकें। अगली कक्षा में हम लोग साहचर्यता पढ़ेंगे। इसमें संख्याओं का क्रम भी वही रहेगा और संख्या भी वही रहेंगी, लेकिन किस संख्या पर पहले संक्रिया करते हैं और किस संख्या पर बाद में संक्रिया करते हैं उससे परिणाम पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, यह चीज हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। और आप लोगों का कोई भी सुझाव हो तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।